तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पॉलिटी करंट अफेयर्स में। हमारी जो सारे वीडियोस हैं ये भटनी राइस का जो ऐप है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ पे मिल जाएगा। जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी सारी हमारे ऐप पे, और टेस्ट भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लास्ट तक जो है पूरा जनवरी का यानी जनवरी 2020 का वो पढ़ लिए थे, उसमें से कंप्लीट कर लिया था, और हम फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। एक मैं यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को शॉर्ट करूंगा, ओके, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के लिए, देखो मेंस के लिए हम अलग से थोड़ा सा देख लेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट करना जरूरी है। देखो पहले हमें धन्यवाद प्रस्ताव भाई ये धन्यवाद प्रस्ताव होता क्या है? तो देखो प्रत्येक आम चुनाव के पहले, जब जनरल इलेक्शन होता है तो प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र में और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में जो राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं, और अपने जो उनका संबोधन होता है तो राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की जो पॉलिसीज योजनाओं का एक खाका खींचते हैं। राष्ट्रपति के संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। जो राष्ट्रपति के ये संबोधन है वो ब्रिटेन के जो राजा हैं उनके भाषण से लिया गया है, और दोनों सदनों में इस प्रकार से मतलब इस पर चर्चा होती है। इसे ही धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई धन्यवाद जो आम इलेक्शन से पहले, आम चुनाव से पहले और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में, वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में, तो आपने देखा कि भाई आम चुनाव में सामान्यतया कि जो आम चुनाव से जो पहला सत्र होता है, और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में जो राष्ट्रपति हैं वो सदन को संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं। ठीक है, और अपने संबोधन में राष्ट्रपति जो पूर्ववर्ती वर्षों, आने वाले टाइम यानी आने वाली वर्षों के लिए सरकारी नीतियों और योजनाओं का खाका खींचते हैं। राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा और वाद विवाद के मुद्दे उठाने और उनसे कमियों के लिए जैसे सरकार और प्रशासन की आलोचना करने का भी अवसर प्रदान करते हैं। बहस के बाद जो प्रस्ताव को यानी मत विभाजन के लिए रखा जाता है, और इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना जरूरी है, नहीं तो इसको सरकार की पराजय माना जाता है अगर यह पारित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है धन्यवाद प्रस्ताव। अब संसद में कुछ सदस्यों के द्वारा चर्चा के लिए जो चर्चा के लिए लाए जाने वाले कुछ प्रस्ताव हैं, इनको आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव में है स्थानापन्न प्रस्ताव, पूरक प्रस्ताव के अंतर्गत सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव और संशोधन। ठीक है, फिर कटौती प्रस्ताव के अंदर साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, कोर जो पॉलिटी है तो आपने पढ़ लिया है, तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरा जो हमारा इशू है असंसदीय जो भाषा और आचरण के विरुद्ध नियम, यानी असंसदीय भाषा एवं आचरण के विरुद्ध नियम, आचरण के विरुद्ध नियम। अब भाई इसमें से मैं आपको आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 क्लॉज 2 थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, और नियम 380 और 381 इससे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, देखो असंसदीय शब्दावली के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये चर्चा में कब आया? जब संसद में बहस के दौरान असंसदीय भाषा और आचरण जो है अनपार्लियामेंट्री स्पीच एंड कंडक्ट के जो विरुद्ध नियमों के अनुपालन और उसकी प्रासंगिकता पे चर्चा हुई।
तो इसमें से मैंने आपको क्या बताया कि अनुच्छेद 105 क्लॉज 2 के अनुसार संसद में किसी समिति में संसद के किसी सदस्य के द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन या पत्र कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो एक संसद सदस्य जो कुछ कहता है वह संसद के नियमों के अनुशासन और सदस्यों की जो अच्छी समझ है यानी गुड सेंस है, तो ये पीठासीन अधिकारी के द्वारा कार्यवाही और नियंत्रण के अधीन आता है। पीठासीन जो है, मान लो राज्यसभा में, तो राज्यसभा के पीठासीन क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो उसके पदेनाध्यक्ष होते हैं, तो वो पीठासीन होते हैं। लोकसभा में जो आपके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, यानी अध्यक्ष होते हैं, पीठासीन होते हैं, तो ये कार्यवाही कर सकते हैं। अब यह सुनिश्चित करना है कि जो संसद सदस्य जो है सदन के अंदर अपमानजनक या अभद्र जो है ये असंसदीय शब्द का उपयोग नहीं करे, ये सुनिश्चित करना होता है। तो लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन का विषय जो 180 ये कहता है कि यदि अध्यक्ष की राय इसमें से बहस में से, मान लो जो अध्यक्ष की राय है कि बहस में से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि अपमानजनक है, अभद्र है, असंसदीय है, तो यह संभव है कि अध्यक्ष के विवेकाधीन शक्ति है उस पर और उसका प्रयोग करते हुए वह शब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर करने का आदेश पारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नियम जो है ये 180 में। वहीं लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम 381, 180 नहीं सॉरी 380 है और 381, इसमें से सदन की कार्यवाही में वह भाग जो समाप्त हो गया जिसमें तारांकित यानी तारांकन द्वारा चिन्हित किया गया है और कार्यवाही में एक व्याख्यात्मक टीका यानी एक्सप्लेनेटरी जो फुट नोट है उसमें प्रकार पे डाला गया है, तो अध्यक्ष द्वारा ये आदेशित होगा। तो ये आपका असंसदीय भाषा आचरण के विरुद्ध नियम रहा है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इसके साथ साथ मौलिक अधिकार और रिट थोड़ा सा देख लो, ऑलरेडी आपने पॉलिटी की कोर पॉलिटी में पढ़ाए होंगे। मौलिक अधिकार और रिट, देखो भाई एक अनुच्छेद 361 इसमें से देखेंगे, अनुच्छेद 361 और परमादेश हम आदेश देते हैं, परमादेश। देखो भाई रिट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार की बात करें, अधिकार की, तो उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया कि सार्वजनिक पदों पर, ध्यान से सुनना, सार्वजनिक जो पद हैं तो सार्वजनिक पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को ऐसा करने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। ये इशू था जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस के दौरान ये बातें कही थी। तो प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, पहले तो उन्होंने ये निश्चित किया कि भाई जो प्रोन्नति में यानी जो आपका प्रमोशन है, प्रमोशन में जो ये प्रोन्नति मतलब ये प्रमोशन जो कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, प्रोन्नति में रिजर्वेशन ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के लिए परमादेश रिट जारी करने की बाध्यता नहीं है। तो अब ऑब्वियस है, आपने जब कोर पॉलिटी में आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे कि भाई रिट कितने प्रकार की होती हैं और रिट कब जारी होती हैं। अगर आपको मान लो फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करके उसको इंश्योर करवाता है, लागू करवाता है। तो जब कोर्ट ने यह निर्धारित किया या निश्चित किया कि भाई जो प्रमोशन में आप आरक्षण की बात करते हो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके लिए रिट जारी करने के लिए अब बाध्य भी नहीं है, इसके लिए रिट जारी करने के लिए बाध्य भी नहीं है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भाई जब, अब ध्यान रखना, अगर ये कह दिया गया है कि भाई ये अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं तो ऑब्वियसली जो रिट है वो जारी करने के लिए, अब इसके लिए तो परमादेश रिट जारी होती है ना कि हम आदेश देते हैं कि फला चीज को लागू करो, तो वो भी बात नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश क्या था कि न्यायालय ने कहा कि यद्यपि आप 16(4) अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(A) यानी राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार जो कि ये देता है, लेकिन ऐसा करना राज्य सरकारों की विवेकशीलता पर निर्भर करता है। हालांकि अगर वे राज्य अपने विवेक का प्रयोग करना चाहें तो राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में उस वर्गीय प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा, मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण आरक्षण करने के लिए पूर्व आवश्यकता है, और यदि राज्य सरकारों ने आरक्षण प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। परमादेश तो ऑलरेडी आप पॉलिटी में पढ़ के आए होंगे कि भाई परमादेश जो है ये कॉमन लॉज में एक प्रमुख लेख आया। परमादेश जो अंग्रेजी कॉमन लॉज में एक लेख आया, इसका मतलब है साधारण कानूनी उपाय अपर्याप्त होने पर संप्रभु इकाई के द्वारा, सॉवरेन इकाई के द्वारा इसको जारी किया गया एक आदेश होता है। ठीक है, अब परमादेश का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, हम आज्ञा देते हैं किसी व्यक्ति या निकाय को सार्वजनिक या फिर अर्थ जो सार्वजनिक है तो उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है, और यदि इन निकायों ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उस कर्तव्य के पालन को लागू करवाने के लिए अन्य पर्याप्त कानूनी उपाय भी मौजूद नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यह रिट तब तक जारी नहीं की जा सकती है जब तक कि कानूनी कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृति का नहीं है और आवेदक का कानूनी अधिकार जो है शामिल ना हो। तो आपने ये देखा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अनुच्छेद 361 में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देखो भाई, राष्ट्रपति और राज्यपालों को और जो राज्य प्रमुख है उनको थोड़ा सा संरक्षण दिया गया है। अब राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी राज्य का अपने जो प्रमुख कार्यालय की शक्ति कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा जो किए जाने वाले किसी भी प्रकार के कार्य के लिए किसी न्यायालय में वो जवाबदेह नहीं होगा, वो किसी न्यायालय में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको 2-3 केस में बता देता हूं। एक वेंकटरमन केस आता है, वेंकटरमन वर्सेस मद्रास राज्य। इसके मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने परमादेश रिट जारी करी थी और इस मामले में याचिकाकर्ता का अधीनस्थ जो है नागरिक न्यायिक सेवा में चयन नहीं किया गया था, और पीठ ने मद्रास को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के लिए सांप्रदायिक स्टेशन कम्युनल रोटेशन ऑर्डर के नियम को लागू किए बिना मेरिट के आधार पर जो संबंधी पदों पर निपटाने का आदेश दिया था। ठीक है, तो ये रहा, और बाकी जो रिट है आप ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। दूसरा आपका जो सब हेडिंग है वो है समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिवर्सल कॉमन कोड या समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल कॉमन कोड। अब भाई यूनिवर्सल कॉमन कोड यानी यूनिवर्सल सिविल कोड भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने एक गोवा के निवासी की संपत्ति से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए गोवा को समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संदर्भ में एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पे इन्हें वर्णित किया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता की आशा और अपेक्षा की थी, लेकिन इसे लागू करने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। एक्चुअल में समान नागरिक संहिता ये होता क्या है, इसे थोड़ा सा देख लो। ठीक है, बस यही जान लो, यही आपके लिए जरूरी है। जो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये वह संहिता है जो पूरे देश के लिए एक समान कानून अपने जो धार्मिक समुदायों के लिए, जैसे धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, इस संबंधी कानूनों में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी की बात करता है कि भाई जो सिविल कोड है, जो सिविल संहिता है, ये सभी के लिए देश में हर एक व्यक्ति के लिए समान होना चाहिए।
ठीक है। जैसे कि आपने देखो क्रिमिनल कोड में, देखो क्रिमिनल कोड सभी के लिए समान है, लेकिन जो सिविल कोड है ये सभी के लिए आज भी समान नहीं है सिविल कोड। क्योंकि जैसे कि मान लो हिंदुज्म में अपने शादी करने के तरीके, जो सक्सेशन एक्ट, ये अलग है, वो उसी तरह मुस्लिम में भी अलग है, ईसाई में भी अलग है। तो भाई ये जो समान नागरिक संहिता कहता है कि जो सिविल कोड भी है, अब टाइम आ चुका है कि अब सभी को एक ही लॉ को फॉलो करना चाहिए, एक ही लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो संविधान में वर्णित आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 जो है राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था करेगा, इसको लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये आपको पता ही है कि डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में है। ठीक है, जो भाग 4 में ये वर्णित है। अनुच्छेद 37 की बात करें, अनुच्छेद 37 इसमें परिभाषित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी जो प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत जो है शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे, शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। यहां से स्टेटमेंट डायरेक्टली इस जो मैंने लास्ट में बोला यहां से बनता है कि भी मौलिक प्रकृति का क्या है। तो उसमें दे देगा फंडामेंटल राइट्स, दे देगा डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, कुछ और भी दे देगा। और फिर बोलेगा तो ध्यान रखना ये शासन व्यवस्था के लिए, अगेन मैं बोल दूं डीपीएसपी जो है ना, डीपीएसपी, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है। ठीक है, तो शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के हैं ये, शासन व्यवस्था में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, शासन व्यवस्था में ये मौलिक प्रकृति के हैं। क्या भाई? मौलिक प्रकृति के हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तन के योग्य होते हैं, लेकिन यह जो है यूनिफॉर्म से, सॉरी, जो फंडामेंटल यानी डीपीएसपी है, तो फंडामेंटल राइट तो न्यायालय में वाद योग्य होते हैं, लेकिन डीपीएसपी इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 44 में मैंने जैसे बताया कि राज्य प्रयास करेगा, ये राज्य का काम है, जैसे कि वह राज्य प्रयास करेगा कि अपने मतलब देश में एक यूनिफॉर्म सिविल, राज्य का मतलब यहाँ देश से है कि यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास होगा। वही आर्टिकल 43 में उल्लेख किया गया है कि राज्य उपयुक्त कानून के द्वारा प्रयास करेगा कि जैसे कि वाक्यांश के द्वारा अनुच्छेद जो है 44 इसमें से कुछ चीजें मान लो अनुपस्थिति की बात करता है। ठीक है, तो ये इतना मोर देन सफिशिएंट है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में थोड़ा सा कंपेयर करके जाइएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन आना ही आना है और हर साल आता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्का है फंडामेंटल राइट से आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे कुछ एक चीजें हैं, मतलब 6-7 क्वेश्चन पॉलिटी का एकदम पता रहता है कि कहां से आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हमेशा प्रियम्बल से आएगा, उसके इंटरप्रिटेशन से आएगा, हमेशा हमेशा मैं देख रहा हूं कंटिन्यूअसली पिछले 10 सालों से एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आएगा ही आएगा, कैसे भी करके देख लो। फिर एक क्वेश्चन आएगा हमारी जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, इससे एक क्वेश्चन आएगा कंपेयर करते हुए। तो 3 क्वेश्चन तो देखो यहां क्लियर हो गए। एक कभी कभी हर एक साल के इंटरवल पे जुडिशरी से भी क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल के इंटरव्यू पे जुडिशरी से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी का आप देख लीजिएगा कि आपने कोड पॉलिटी में ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। अभी एक करंट का है, अगर जब हम एक फुल फ्लेज्ड क्लास में पढ़ते तो इसको डिटेल से पढ़ते, है ना। देखो भाई, राजनीति के अपराधीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश था। एक क्या आदेश था कि जैसे उन्होंने कहा था कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, लिख लो, जो राजनीति के अपराधीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय और सर्वोच्च जो राष्ट्रीय समाचार है इसके साथ साथ पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल में प्रकाशित होने चाहिए। तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने।
यह अनिवार्य रूप से जो उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन होता है तो उसको दाखिल करने की पहली तारीख के दो सप्ताह से कम समय में जो भी पहले प्रकाशित किया जाना चाहिए। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि वे भारत के निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके सामने 72 घंटे के भीतर अदालती कार्यवाही की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा उन दलों पर न्यायालय की अवमानना से संबंधित कार्यवाही करी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय केंद्र राज्य दोनों स्तर पे पार्टियों पर लागू होता है। संवैधानिक पीठ ने कहा कि बलात्कार और हत्या जैसे जो जघन्य अपराधों में शामिल रहे राजनीतिक पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं और उम्मीदवार हैं तो देश की राजनीतिक और चुनावी गरिमा को का अतिक्रमण कर रहे हैं। इससे सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों से उन कारणों को भी बताने के लिए कहा जो उन्हें सब लोगों की तुलना में संदिग्ध अपराधियों को आगे लाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये साफ साफ कहा। अब भाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय 2018 में जो पब्लिक इंटरनेट फाउंडेशन वर्सेस भारत संघ यानी ये पब्लिक इंटरेस्ट है तो फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में गठित में एक संवैधानिक पीठ के मामले के आधार पर उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी वेबसाइट या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर या अपने जो उम्मीदवारों के आपराधिक विवरण का प्रकाशन करने या सार्वजनिक जागरूकता फैलाने संबंधी एक अवमानना याचिका पर यह बेस्ड था। ठीक है। और इस फैसले जो 18 में जो फैसला आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को टैकल करने के लिए नागरिकों के बीच इस तरह के अपराधीकरण के बारे में जानकारी भी बताने की बात कही। तो ये आपने देखा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, यहां से क्वेश्चन आ सकता है तो थोड़ा सा देख लो इसे। केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। देखो भाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो कैट है इसका अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस एक दिवसीय सम्मेलन में कैट की सभी 17 पीठें जो कैट की 17 न्यायाधीशों की जो न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें से कैट बार एसोसिएशन के सदस्यों और प्रख्यात न्यायविदों ने अधिकरण में कुछ मुद्दों के साथ 2020 में अधिकरण की प्राथमिकता पे विचार विमर्श किया था। एक्चुअल में जो कैट से संबंधित सम्मेलन था इस सम्मेलन में कैट की संरचनात्मक और संस्थागत समस्याएं हैं जो अन्य कानूनी प्रणालियों पर कैट के कामकाज को प्रभावित करती हैं। अधिग्रहण की कार्यप्रणाली प्रणाली जैसे कि मुद्दों पर चर्चा के लिए 2 तकनीकी सत्रों का भी आयोजन किया जाना, तो इन सारी चीजों को इसमें बात करी गई। अधिकरण ये ट्रिब्यूनल से इसकी उपलब्धियां क्या है कि सदस्यों की कमी के बावजूद भी मामलों के निपटान में कैट की एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। कैट के अनेक निर्णय देश में जो सेवा के विकास की दिशा में मील के पत्थर भी शामिल हुए हैं। अब जैसे नवीन पहलों की आवश्यकता के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सम्मेलन में कुछ जैसे कि पहलों की आवश्यकता पर फोर्स किया गया है, जैसे कि अविलंब सुधार की बात करी गई है कि कैट को आंतरिक न्यायिक यानी अधिप्रभाव मूल्यांकन इन हाउस जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता है। साथ में यह कहा गया कि भाई वर्तमान में अधिकांश कानूनी अस्पष्टता के दायरे में है जहां शासन में अधिक पारदर्शिता और सरकार के प्रति प्रतिबद्धता के लिए ये न्याय शास्त्र की और शिक्षा प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। ये अधिकरण है यानी ट्रिब्यूनल्स है तो अधिकरण शासन न्यूनतम सरकार यानी मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट जो कि आपको मोदी जी ने सबसे पहले अपने पहले ही पारी में ये स्टेटमेंट दिया था, मतलब ये उनका नारा था, तो इसके लिए भी प्रतिबद्ध हो। साथ ही साथ प्रदर्शन सुधार कायाकल्प जैसे परफॉर्म रिफॉर्म, इसके साथ साथ जैसे कि ट्रांसफॉर्म, ये सारी सिद्धांत की भी बात कही गई है। तो ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का काम है ये सारी चीजों को क्या करे, टैकल करे। इस सेवा संबंधी मामलों में मुकदमेबाजी जो वर्तमान में काफी ज्यादा बढ़ रही है और कैट के अंदर लगभग 50,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं और कानूनों में कमी के चलते निर्णय जो स्पष्ट, तर्कपूर्ण और संक्षिप्त होने चाहिए। अगर मान लो कमी लाने के लिए अगर इनमें कमी लाना है तो जो नियम है उनको थोड़ी से आसान और सरल होनी चाहिए। न्यायिक आदेशों को सभी तथ्यों और संबंधित कानूनी और पूर्ववर्ती फैसलों को ध्यान में रखकर जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा। अगला हमारा जो है टॉपिक है न्यायाधीशों का विवेकाधिकार। न्यायाधीशों का विवेकाधिकार
भाई न्यायाधीशों के विवेकाधिकार की बात करें अगर हम, तो विश्व भर के अधिकांश उदार लोकतंत्रों में जो न्यायपालिका के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण बल दिया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकरण भी इसको न्यायालय को माना जाता है। भारतीय न्यायपालिका इस विषय में विश्व में सर्वाधिक सक्रिय और शक्तिशाली रही है। भारत के सभी न्यायालय देश के अनुभवी न्यायाधीशों से भरे हुए हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संविधान के नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाता है और भारतीय संविधान के तहत जो न्यायाधीशों को काफी अधिक शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें निष्पक्ष और तटस्थ होने की भी उम्मीद की जाती है। हालांकि मानवीय प्रकृति के कारण न्यायाधीशों की निष्पक्षता और तटस्थता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने का खतरा भी बना रहता है, किंतु कई अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि न्यायाधीशों ने ऐसी स्थिति में अपने संबंधी जो हैं तो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए स्वयं को मामले से अलग करने का भी निर्णय लिया है। संविधान के अंतर्गत इस संबंध में जो कोई भी लिखित प्रावधान न होने की वजह से कई बार न्यायाधीशों के इस विवेकाधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगा और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जस्टिस मोहन एम जो शांतन गदौर हैं, तो जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लिए जाने के लिए और उनकी बहन जो सारा अब्दुल्ला पायलट द्वारा दायर याचिका पे सुनवाई के खुद को अलग कर लिया है। हालांकि उन्होंने इस संदर्भ में कोई विशेष कारण नहीं दिया है, जिसकी वजह से यह दोबारा से न्यायाधीशों के विवेकाधिकार को लेकर के ये मामला चर्चा में बना था। भाई सुनवाई को खुद से अलग करने संबंधी कुछ प्रावधानों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के तहत न्यायाधीशों के लिए न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई में जो है खुद को अलग करने को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई लिखित नियम नहीं है ऐसा, जैसे कि एक पूर्ण रूप से न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो उससे अलग हो सकता है, अन्यथा कोई लिखित नियम नहीं है कि आपको अलग होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अलग नहीं होता है तो जो नेचुरल जस्टिस है, जो प्राकृतिक न्याय है, उसका एक तरीके से उल्लंघन है कि भाई मेरे मामले की सुनवाई चल रही हो और मैं उसमें जज बना बैठा हूं तो मैं शायद अपने साथ जो है तो न्याय कर लूंगा, लेकिन जो पीड़ित है उसके साथ न्याय नहीं हो सकेगा। साथ ही न्यायाधीशों को इस संबंध में जो कारणों का खुलासा करने की भी जरूरत नहीं है और कई बार न्यायाधीशों के हितों का टकराव के मामले में सुनवाई से खुद को अलग करने का जो सबसे मुख्य कारण होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई मामला उस कंपनी से संबंधित जिससे कि न्यायाधीश का हिस्सा भी है तो उस न्यायाधीश की निष्पक्षता पर आशंका जाहिर की जा सकती है, ठीक है। तो एक ये मुद्दा बन के आया। अब जैसे कि इससे संबंधित इस संबंध में सबसे जो पहला मामला था वर्ष 1852 में सामने आया था, जहां लॉर्ड कॉटनहैम ने स्वयं को एक डिम्स बनाम ग्रैंड जैक्सन कैनाल पे सुनवाई करते हुए अलग कर लिया था। क्योंकि लॉर्ड कॉटनहैम के मामले में उनके पास मामले में शामिल जो कंपनी के कुछ शेयर भी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इस कंपनी के शेयर हैं तो हम इसकी अगर हम अलग नहीं होते हैं तो शायद मैं न्याय ना कर सकूं। वहीं 2018 की बात है, दूसरा मामला आता है जो एकदम लेटेस्ट है। 2018 में जो जज लोया साहब थे, तो लोया साहब के मामले में याचिकाकर्ताओं ने मामले की सुनवाई कर रहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जस्टिस एम खानविलकर और DY चंद्रचूड़ को सुनवाई से अलग करने का आग्रह किया था, क्योंकि वे दोनों ही बंबई जो उच्च न्यायालय से थे और हालांकि उच्च न्यायालय में ऐसा करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया था कि यदि ऐसा किया जाता है तो इसका अर्थ ये होगा कि न्यायालय अपने कर्तव्यों को त्याग कर रहा है। बीते वर्ष कई जैसे कि CBI के अंतरिम निदेशक के तौर पे M नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका में सुनवाई करते हुए इस मामले से संबंधित 3 न्यायाधीशों ने स्वयं को अलग कर लिया था। तो ये अलग अलग मामले हैं, बस ध्यान रखिएगा प्राकृतिक न्याय सबसे जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ये हालांकि देखो उसमें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है प्रथम अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन। प्रथम अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, देखो भाई प्रथम अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन से तात्पर्य क्या है? नई दिल्ली 23 फरवरी 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो इस सम्मेलन का जो विषय था न्यायपालिका और बदलती दुनिया। तो पहले तो यही पूछा जा सकता है विषय थीम, विषय क्या था?
जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब न्यायपालिका और बदलती दुनिया। तो इस सम्मेलन का आयोजन 21वीं शताब्दी के जो 21वीं शताब्दी है, 21वीं सदी है, तो 21वीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में किया जा रहा है, जो कि भारत सहित पूरी दुनिया में होने वाले जो बड़े बदलाव का एक दशक के तौर पे देखा जाता है। इन बदलावों को तर्कसंगत, न्यायसंगत, सर्वहितकारी, भविष्य की आवश्यकता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। न्यायपालिका और बदलती दुनिया का जो विषय है, इस पे मंथन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सम्मेलन में जो एक मुद्दा बन के आया कि भाई न्यायपालिका और बदलती दुनिया विषय के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी पक्षों से जुड़े कुछ मामले आए। अब जैसे इसमें से गांधी जी के विचारों को भी बात करी गई, फिर अंबेडकर के विचारों की बात करी गई। तो गांधी के विचारों की अगर बात करें हम, तो इसमें से इस जो महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन उस कालखंड में हो रहा है जब भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती मना रहा है। अब गांधी खुद एक वकील हुआ करते थे और उन्हें बैरिस्टर की उपाधि भी मिली हुई थी। उनका जो जीवन है वो सत्य और सेवा को समर्पित था, और ये मूल्य किसी भी न्याय तंत्र की एक नींव माने जाते हैं, किसी भी न्याय तंत्र की, कि भाई जो सत्य और सेवा और अहिंसा है, इसके लिए तो ये न्याय का एक रीढ़ है, न्याय व्यवस्था का। अब मान लो कि उनकी न्यायिक सोच पर, उनकी जो परवरिश पर, उनके संस्कार और भारतीय दर्शन के निरंतर अध्ययन का एक अभाव था। भारतीय समाज में कानून का नियम, जो रूल ऑफ लॉ है, सामाजिक संस्कारों पर आधारित रहा है। यही संस्कार जो है हजारों वर्षों से भारत में न्याय के प्रति आस्था और संविधान की प्रेरणा का एक सोर्सेस भी रहे हैं। तो ये तो गांधी के विचार रहे हैं। अब अगर हम अंबेडकर के विचारों की बात करें, तो भाई अंबेडकर कहते हैं कि संविधान महज एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह जीवन को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है, और इसका आधार जो हमेशा ही विश्वास रहा है। इसी भावना को हमारे देश की न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय और विधायी कार्यकारी जो शक्तियां हैं, उन्हें जीवंत रखा है, और एक दूसरे की मर्यादा है, जो लिमिटेशन है, उनको समझते हुए तमाम चैलेंजेस के बीच कई बार देश के संविधान में तीनों स्तंभों के साथ एक उचित रास्ता ढूंढा है, बीच का मध्यम मार्ग निकाला है। बीते वर्षों की अगर हम बात करते हैं, तो भारत की विभिन्न संस्थाओं में इस परंपरा को और सशक्त किया है। जैसे कि देश में करीब 1500 पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया है, जिनकी आज के दौर पे कोई खास प्रासंगिकता नहीं है, और समाज को मजबूती देने के लिए अनेक नवीन कानून भी लाए गए हैं। जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा कानून एक आया है, जो कि बहुत सराहनीय है। 3 तलाक के खिलाफ कानून, दिव्यांगजनों के अधिकारों का दायरा बढ़ाने के लिए भी कानून है। तो ये सारी चीजें। अब विश्व में लैंगिक न्याय की अगर हम बात करते हैं, तो दुनिया का कोई भी देश जो लैंगिक न्याय के बिना पूरी तरीके से विकास नहीं कर सकता है, और ना ही न्यायप्रियता का दावा कर सकता है। हमारा संविधान समानता के अधिकार के तहत ही लैंगिक न्याय को भी सुनिश्चित करता है, और भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक है जिसमें से स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया गया। आज करीब जो है 71-72 साल हो गए हैं। 71 साल के बाद अब भी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी अपने सर्वोच्च स्तर पर है, और 21वीं शताब्दी में भारत इस भागीदारी में दूसरे पहलुओं पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि एक हमारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे सफल अभियान, सैन्य सेवा में भी बेटियों की नियुक्ति, जो फाइटर्स हैं, जो फाइटर्स प्लेन हैं, यानी लड़ाकू जो पायलट के तौर पे उनकी नियुक्ति हो रही है। खदानों में रात में काम करने की स्वतंत्रता, कार्यशील महिलाओं को 26 हफ्ते का सवैतनिक अवकाश देने में नवीन सुधार भी सामने आए हैं। अब विकास और पर्यावरण को संतुलन की अगर हम बात करें, तो देखो न्यायपालिका ने विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन की गंभीरता को समझा है, और उसने निरंतर एक मार्गदर्शन किया है, उसने एक बीच का रास्ता निकाला है। जैसे कि अनेक जनहित याचिकाओं में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL है, तो इसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए नए सिरे से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक दूसरा आता है शीघ्र न्याय की अवधारणा, यानी इंस्टेंट न्याय की अवधारणा। तो भाई शीघ्र न्याय की चुनौती जो है न्यायपालिका के समक्ष हमेशा से रही है, कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसका एक हद तक समाधान तकनीकी भी हो सकता है, और अदालत के जो प्रक्रियागत
प्रबंधन में इंटरनेट आधारित तकनीकी का प्रयोग देश के प्रत्येक न्यायालय को ई न्यायालय एकीकरण मिशन मोड परियोजना से जोड़ना है। अब जो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की स्थापना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय विवेक के बीच तालमेल, इन सभी चीजों को अपना बदलते हुए डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध जैसे जो विषय हैं, तो इनको न्यायपालिका में नई चुनौती बनकर उभरना। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें दूर करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। ये सारी बातें रही हैं, ठीक है। तो आपने देखा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायिक सम्मेलन के अंतर्गत क्या क्या बात हुई, क्या क्या मैटर आया सामने। अगला हमारा जो केस है, संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक सारा नोट्स मिल जाएगा, हाँ। संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था। अब भाई अगर हम बात करें तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक जो है व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों की सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। कुछ मूलभूत अधिकारों की। स्वतंत्रता से पूर्व औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय लोगों के साथ किया गया जो अमानवीय व्यवहार है, ये भारत में जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत व्याप्त भेदभाव, स्वतंत्रता के दौरान होने वाले धार्मिक दंगों के जो मानवीय गरिमा को छिन्न भिन्न कर दिया था। तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से, डर की भावना से देखता है, और ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं की समझ देश की एकता और अखंडता, मानवीय गरिमा स्थापित करने और लोगों में परस्पर विश्वास बहाल करने के लिए एक चुनौती है। देखो, चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वजनिक अधिकारों की व्यवस्था की और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स की संज्ञा दी। अब स्टार्टिंग में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं करी गई थी। आपको भी पहले पता है, जब कोर पॉलिटी पढ़े होंगे तो ये देखा होगा कि ये बाद में आता है। और परंतु जो समय के साथ समाज में असामाजिक और देश विरोधी तत्वों की जो गतिविधियों में वृद्धि हुई, इसके बाद ऐसी गतिविधियों को लगाम लगाने के लिए, रोकने के लिए इनमें कर्तव्य बोध की भावना का प्रसार करने की जरूरत भी पड़ी। तो 1976 में भारतीय संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 51 का से लेकर के जो है, तो इसमें से मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करी गई। और इसके अंतर्गत हाल ही नई दिल्ली में आयोजित जो अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 था, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मूल कर्तव्यों पर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि भाई इस विषय को चर्चा के केंद्र में लाना चाहिए और इस पे बात होनी चाहिए। तो ये बात करी गई। अब देखो, इसमें से सारी जो कोर पॉलिटी है ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, लेकिन अब फंडामेंटल राइट से तात्पर्य क्या है, यहां से क्वेश्चन इसके फिलॉसफी से पूछा जा सकता है। तो देखो, मूल अधिकारों का मतलब है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, साथ ही राज्यों में कठोर नियमों के विरुद्ध जो है तो नागरिकों की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ये विधानमंडल के द्वारा पारित कानूनों के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। और इनके प्रावधान जो है मतलब इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज्य स्थापित करना, ठीक है, रूल बाय लॉ का जो राज्य है इसका स्थापित करना, ना कि किसी इंडिविजुअल, ना कि किसी व्यक्तियों का। संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के साथ मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ये विधि के मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए जरूरी है। अब जैसे कि आपको संविधान में जो कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो 3 हैं, जो कि समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। वहीं संस्कृति और शिक्षा संबंधी कुछ अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो मूल अधिकारों को लेकर के अब इनके कुछ करेक्टर्स भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भाई देखो, पहला तो ये कि मूल अधिकार जो वाद योग्य हैं, अगर मान लो कि ये लागू नहीं होते हैं तो आप इन्हें कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो और राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। नो डाउट ये आपको वाद योग्य हैं, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। हालांकि प्रतिबंधों के औचित्य का निर्धारण न्यायालय द्वारा ही करा जाएगा।
अब ये सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि इनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के भी विरुद्ध है, कुछ सरकार के विरुद्ध है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है और सरकार के अगेंस्ट भी है, ठीक है, ये रहा। अब ये स्थायी नहीं है, संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कटौती कर सकता है, कमी भी कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा भी दी गई है कि अगर इनका वायलेशन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आप जा सकते हो, तो ये है। अब मूल अधिकारों का क्या महत्व है? अगर हम मूल अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की महत्व, तो देखो ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं, ये व्यक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक भी हैं और सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की एक आधारशिला रखते हैं। ये माइनॉरिटी और जो कमजोर तबका है उनके हितों का संरक्षण करते हैं और देश में विधि के शासन की व्यवस्था करते हैं। तो ये तो रहा फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी है संवैधानिक अधिकार में फंडामेंटल जो आपको राइट्स हैं और कर्तव्यों की बात कही। देखो आलोचना तो मैं यहाँ पे नहीं, आलोचना के बिंदु पे जैसे मूल अधिकार असंख्य जो हैं अपवादों और प्रतिबंधों और व्याख्याओं के विषय हैं। इनमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है, सामाजिक आर्थिक जो है अधिकारों की व्यवस्था का यहाँ अभाव देखा जाता है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, विश्राम और सुविधा का अधिकार जैसे उपबंध इसमें से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि भाई सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का यहाँ अभाव है, ये स्टेटमेंट बना सकता है। इनकी जो व्याख्या बहुत स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, अनिश्चित और धुंधली सी दिखाई देती है, जैसे कि लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक और उचित प्रतिबंध और सार्वजनिक हित आदि को ध्यान में रखते हुए इसकी जो व्याख्या है वो सुस्पष्ट नहीं है। जैसे कई बार क्या है, इसकी व्याख्या को ही मतलब स्पष्ट ना होने की वजह से वायलेशन हो जाता है। मूल अधिकारों में स्थायित्व का अभाव देखने को मिलता है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। आलोचकों का यह मानना रहा है कि निवारक निरोध का उपबंध मूल अधिकारों की मुख्य भावना से दूर करता है और यह राज्य की जो मनमानी शक्ति भी दे देता है। ये सारी चीजें रही हैं। 42वां संविधान संशोधन आप खुद देख के मतलब ये ऑलरेडी कोर पॉलिटी में पढ़े होंगे, ठीक है। मूल कर्तव्य देखो क्या है, थोड़ा सा मूल कर्तव्य के बारे में आप देख लो, फंडामेंटल राइट्स, ये संवैधानिक अधिकार देखा। देखो मूल कर्तव्य जो है नागरिकों के मध्य एक सामाजिक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि किसी भी देश के संविधान के द्वारा इसको वैधता प्रदान करी जाती है। अधिकारों के सापेक्ष भी यह महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिक समाज और जो राज्य के प्रति जो उनके दायित्व हैं उनका निर्वहन करे और ईमानदारी से निर्वहन करे। कौटिल्य जो है उनके अर्थशास्त्र, उनमें से अर्थशास्त्र में रचित राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब मूल कर्तव्यों की जो सूची है ये मैं अब आपको नहीं बताऊंगा, इसमें से आपको पता ही है कि जो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आप खुद ही देखिएगा क्योंकि ये आपकी कोर पॉलिटी का हिस्सा है, ठीक है। तो आपने यहां तक ये चीजों को देखा। अब अगला हमारा जो सब टॉपिक है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत। भाई देखो, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 और एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ 1981 वाला केस, वहीं जो 1993 द्वितीय न्यायाधीश केस और न्यायिक चार्टर, ये इससे संबंधित ये तीनों चीजें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को लेकर के ये तीनों चीजों में मतलब इन तीनों चीजें इसका सपोर्ट करते हैं। अब देखो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय की सराहना की थी। इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठता से संवैधानिक जो व्यवस्था है इस पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। क्यों सवाल उठते रहे हैं कि भाई एक यहाँ गिव एंड टेक वाला, मैं नहीं ये कह रहा हूँ, ये प्रॉपर चर्चा में आया ये विषय कि भाई गिव एंड टेक का मामला जैसे है कि आप हमारी करो और हम आपकी हेल्प करेंगे। मतलब मैं सवाल नहीं उठा रहा, ठीक है, मैं कोई न्यायालय की अवमानना पे भी बात नहीं कर रहा, मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ जो कुछ मतलब इसमें से जो बर्निंग इश्यूज हुए
तो जैसे कि मान लो कि एक बड़े फैसले में एक न्यायाधीश साहब थे, एक बड़े फैसले में शामिल थे, और कुछ दिन बाद वो जो कि अपर हाउसेस है वहां ज्वाइन कर लिए, जो सत्ताधारी मतलब सत्ताधारी जो सरकार है, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। तो भाई देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का एक आधार स्तंभ है। इनमें से जो सबसे 3 जरूरी चीजें हैं, पहला तो ये कि भाई न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से उन्मुक्त होना चाहिए, मतलब इससे पूरा फ्री होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। दूसरा है बी नंबर, कि न्यायपालिका के निर्णय और आदेश जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से भी मुक्त होने चाहिए। न्यायाधीशों को भय पक्षपात बिना न्याय करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ये इसके 3 आधारभूत पहलू हैं जो मैंने तीनों के साथ डिस्कस किया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, केस आता है न्यायालय की स्वतंत्रता को लेकर के, एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ 1981 में। 1981 में एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि भाई न्यायाधीशों को आर्थिक या राजनीतिक शक्ति के सामने सख्त होना चाहिए, उन्हें विधि के शासन रूल ऑफ लॉ के मूल सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए, और विधि का शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत है, जो कि वास्तविक सहभागी लोकतंत्र की स्वतंत्र स्थापना करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसके साथ साथ सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ये जिम्मेदार है। तो इसको हर हाल में जो है ये एक तरीके से जो है सत्ता से दूर रहे और कानून के शासन को बनाए रखे, और समाज का जो निम्न तबका है, समाज का जो कमजोर वर्ग है, उस कमजोर वर्ग को क्या करे कि उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करे। वहीं विधि के शासन की अगर हम बात करें, तो विधि का शासन या कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून सर्वोपरि है, लॉ सर्वोपरि है, और वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है, यानी लॉ से ऊपर कोई नहीं है। विधि का शासन का तात्पर्य है। यहाँ सोशल जस्टिस में इकोनॉमी की क्लास में जब मैं सोशल न्याय यानी सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के बारे में बात किया था कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य जो है राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध करवाना है। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी जरूरी है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और यहाँ सामाजिक न्याय और जो है अर्थ लैंगिक, जातिगत, नस्लीय और आर्थिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की मूलभूत अधिकारों को समान पहुंच पर सुनिश्चित करना है। न्यायपालिका को संविधान में उल्लिखित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए जो विधि के शासन को ध्यान में रखना चाहिए, और न्यायिक प्रशासन को संविधान संबंधी कानून मंजूरी प्राप्त है, इसकी जो विश्वसनीयता लोगों के विश्वास पर टिकी होती है। जब तक उनका विश्वास है तब तक आपकी ये जो शक्ति है, अन्यथा अगर उनका विश्वास गया तो सब कुछ गया। तो विश्वास के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, अपरिहार्य है। 1993 का एक द्वितीय न्यायाधीश केस आता है, द सेकंड जज केस ऑफ 1993। 1993 के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ के मामले में 9 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने वर्ष 1981 के एसपी गुप्ता मामले के निर्णय को खारिज कर दिया, और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम सिस्टम नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया को तैयार करते हुए आगे बढ़ाया। अब संविधान की जो संवैधानिक पीठ ने कहा कि भाई उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केवल उसी व्यक्ति को उपयुक्त माना जाना चाहिए जो सक्षम है, जो निडर है, कानूनी विशेषज्ञता उसे मतलब विशेषज्ञ है, किसी मामले को संभालने की उस पर क्षमता है, व्यक्तिगत आचरण उसका अच्छा है, नैतिक व्यवहार बेहतरीन है, दृढ़ता, निर्भयता, श्रेष्ठ न्यायाधीश के तौर पे उसको मतलब अपॉइंट करना चाहिए। आचरण का जो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है, आचरण का मानक, तो 1995 में केसी रविंद्रन अय्यर वर्सेस एम भट्टाचार्य और कुछ और मामले आते हैं, तो इसमें से उनके आचरण को भी लेकर के बात करी गई थी। ठीक है। न्यायिक चार्टर जो जुडिशियल चार्टर है, देखो भाई न्यायिक जीवन के मूल्यों को पुनर्स्थापना यानी नामक चार्टर भी इसको कहा जाता है, और इसमें उच्चतम न्यायालय ने 7 मई 1997 को इसको अपनाया था। ठीक है। तो ये न्यायिक चार्टर जो है, तो इसे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, तो यहां तक आपने चीजों को पढ़ा और समझा। अब एक है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। भाई जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का तात्पर्य क्या है? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है? न्यायिक जवाबदेहिता क्या है?
जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। देखो, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक अधिकारों और दायित्वों के संरक्षक के तौर पे न्यायपालिका सार्वजनिक जवाबदेही के ऊपर नहीं हो सकती है। अब न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कभी कभी मौलिक तौर से एक दूसरे के विपरीत भी माना गया है, किंतु न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही परस्पर ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट है, जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। न्यायिक स्वतंत्रता के अनिवार्य स्तंभ और विधि के शासन को संदर्भित करता है। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में जो न्यायिक जवाबदेही का सबसे महत्वपूर्ण साधन और महाभियोग है। ठीक है, अब देखो, जुडिशियल एथिक्स की बात करें, ये आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, जब हम मेन से डिस्कस करेंगे तो जुडिशियल एथिक्स के बारे में बात करेंगे। और 1949 को संविधान सभा में बहस के दौरान जो केटी साय साहब थे, इनका जो स्टेटमेंट था, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगला हमारा जो है सब हेडिंग है उच्चतम न्यायालय का नॉन स्पीकिंग आदेश, यानी सुप्रीम कोर्ट का नॉन स्पीकिंग आदेश, नॉन स्पीकिंग आदेश। अब देखो, इसमें से उद्देशिका अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये केस देखना पड़ेगा। देखो, चर्चा में ये क्यों रहा, जब सबरीमाला केस का रिव्यू चल रहा था तो समीक्षा याचिका से जो उपजे प्रारंभिक मुद्दे थे कि भाई उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों वाली बेंच ने एक नॉन स्पीकिंग आदेश, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर का सहारा लिया। इसे भारतीय न्यायपालिका के परिवर्तनकारी रूप से के तौर पे देखा जा रहा है। इसमें परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद की अवधारणा को पुनः केंद्र की चर्चा में लाया गया और इसमें कहा गया, ये होता क्या है नॉन स्पीकिंग केस। देखो भाई, नॉन स्पीकिंग केस की बात करें तो ये नॉन स्पीकिंग केस जो है, नॉन स्पीकिंग आदेश में व्यक्ति अदालत के द्वारा दिए गए निर्णय के कारणों को नहीं जान पाता और ना ही यह जान पाता है कि निर्णय तक पहुंचने में अदालत ने क्या क्या विचार किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई निचली अदालतें कुछ मामलों में ही नॉन स्पीकिंग आदेश जारी कर सकती हैं और उच्चतम न्यायालय भी इसका जो उपयोग है वो सावधानी पूर्वक करेगी। भाई देखो, उच्चतम न्यायालय नॉन स्पीकिंग आदेश को उचित नहीं माना जाता है, लेकिन संवैधानिक लोकतंत्र में विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को उनके तहत एक तर्कपूर्ण निर्णय अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई ऐसे मामलों में जो है वो उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पीकिंग आदेश न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाते हैं और ये जो न्यायिक प्रशासन के प्रति लोगों के विश्वास को बनाए रखते हैं। स्पीकिंग आदेश से अदालतों के निर्णयों को स्पष्टता आती है और निरंकुशता भी कम होती है। तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत थोड़ा सा देख लो। देखो, प्राकृतिक न्याय, भारत में संविधान में कहीं भी जो प्राकृतिक न्याय ऐसा शब्द कोई उल्लेख ही नहीं है, लेकिन संविधान की उद्देशिका और अनुच्छेद 14 और 21 में जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूती से रखा है। अब जैसे कि हम प्रियम्बल की बात करें तो संविधान की प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार विश्वास की पूजा, स्वतंत्रता शब्द शामिल हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जो कि न केवल लोगों की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, बल्कि व्यक्तियों के लिए मनमानी कार्यवाही के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए ढाल का कार्य करती है। तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का ये आधार है। अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 14 की, तो भाई इसमें बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के समता या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा और यह प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, ये सब पर लागू होता है। अनुच्छेद 21 में, जो कि 1978 वाला मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था दी और कहा दैहिक स्वतंत्रता को उचित न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं रोका जा सकता है। तो ये बात कही गई। ठीक है, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल केस में देखो, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा था कि किसी भी निर्णय के कारण बताने की शर्त अदालत के निर्णयों में सुस्पष्टता को दर्शाती है और किसी भी स्थिति में बहिष्करण या निरंकुशता को कम भी करती है। यह उस पक्ष को संतुष्टि भी देता है कि उसके खिलाफ आदेश दिया गया है और इस आदेश के द्वारा न्यायाधिकरण की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए अपीली और पर्यवेक्षी अदालत को एक बेहतर और सक्षम बनाया जाए, समर्थ बनाया जाए। परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आप देखोगे कि इस शब्द का जो सबसे पहले एक प्रयोग है कार्ले, परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद। अब देखो, इसमें से
कार्ल बोस्टन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ और श्रम रोजगार कानून संबंधित ये प्रोफेसर हुआ करते थे और इन्होंने ही जो परिवर्तनवादी संवैधानिकतावाद का परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद का ये शब्द का प्रयोग किया था। संवैधानिक न्याय निर्णय में परिवर्तनकारी जो संवैधानिकतावाद शब्द प्रचलन में एक्चुअल में आया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अवधारणा को व्यापक सिद्धांत के तौर पे स्पष्ट किया जाना अभी भी बाकी है, इसे बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है, किंतु ये अन्य न्यायालयों ने भी इसको मतलब इसको अन्य जो न्यायालय थे उसको रद्द कर दिया है और भारत में अधिक न्याय संगत समाज की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक साधन के तौर पे ये काम करती है। अब इसके प्रमुख उदाहरण जैसे कि 2014 में नालसा जजमेंट है जिसमें से थर्ड जेंडर के अधिकारों को मान्यता दी गई। फिर एक केस आता है नौतेज जौहर मामला जो कि वर्ष 2018 में सबरीमाला का मामला, ये सभी मामले आते हैं। ठीक है, अब ये मामले आप ये थोड़ा सा पुराने हो चुके हैं तो आप खुद ही देख लीजिएगा अगर आप इच्छुक हो जानने की कि नौतेज सिंह जौहर मामला ये क्या है और सबरीमाला मामला ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये देखा। अब निर्वाचन आयोग के निर्णय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निर्वाचन आयोग का निर्णय निर्वाचन आयोग के निर्णय की अगर हम बात करते हैं तो देखो कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान मिलने वाली जो सरकारी फंडिंग मदद करने में अपना मत व्यक्त करते हुए इसका विरोध किया और आयोग का मानना था कि इससे यह तय करने में कठिनाई होती है कि चुनाव के दौरान किस राजनीतिक उम्मीदवार द्वारा कितना पैसा खर्च किया गया। आयोग का यह भी मानना है कि इससे उम्मीदवारों के खर्च पर नियंत्रण रख पाने में थोड़ी सी मुश्किल उत्पन्न होती है। सरकार के प्रयास क्या है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को जो मिलने वाला मदद है वो ट्रांसपेरेंसी लाने और चुनाव में जो काले धन के इस्तेमाल को रोका जा सके। सरकार ने राजनीतिक दलों से मिलने वाले जो चंदे को पारदर्शिता बनाने और जो नगद लेन देन है इसको हतोत्साहित करने के लिए आयकर कानून में बदलाव भी किया है और जो दूसरे अज्ञात स्रोतों से जो मिलने वाली कुछ चंदे की सीमा है उसको 2000 रुपए तक निर्धारित कर दी गई है। वर्ष 2018 में चुनावी बांड स्कीम की शुरुआत करी गई और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ये शुरू करी गई थी। इस योजना में क्रियान्वयन से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की ऑडिटिंग भी आसानी हो जाएगी और आयकर विभाग जो है नॉन फिलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत जो स्रोत हैं उनके माध्यम की भी जानकारी हो सकेगी। जिनका कोई बड़ा वित्तीय लेन देन हो या आयकर रिटर्न नहीं भरा हो तो इसकी जानकारी भी हो सकेगी। इस दिशा में कुछ समितियों और कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो जैसे इंद्रजीत गुप्त समिति थी 1998 में आती है। फिर एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 1999 में। तो लॉ कमीशन वाली रिपोर्ट में हालांकि बता देता हूं, देखो ये जो रिपोर्ट है 1999 में प्रकाशित हुई है और ये आंशिक फंडिंग की बात करी गई है। इसमें से रिपोर्ट में सरकारी खर्च पर चुनाव तभी करने की बात कही गई है जब राजनीतिक दलों की किसी भी अन्य स्रोत के धन में कोई धन प्राप्ति पर पाबंदी हो, तभी बात करी गई है। संविधान समीक्षा आयोग 2001 और प्रशासनिक सुधार आयोग जो 2008 है, ये आपको फोर्थ पेपर में भी काम आएगा। तो प्रशासनिक सुधार आयोग में वर्ष 2008 में जो सेकेंड ARC है, तो सेकेंड ARC के अंतर्गत जो अनैतिक और अनावश्यक फंडिंग को कम करने के उद्देश्य से आंशिक तौर से सरकारी खर्च में चुनाव कराने की बात करी गई है। इसके साथ साथ संविधान जो समीक्षा आयोग 2001 है, इसमें भी वही कहा गया है कि भाई जो 1990 में जो लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी है सेम है, जो वैसी भी बात इसमें करी गई है। अब देखो जो निर्वाचन आयोग है ये सभी को पता है कि ये भाई एक संवैधानिक बॉडी है। संविधान का अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ कार्यों को भी कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ये है सारा सब कुछ। ठीक है, अगला है हमारा जो छोटा सा टॉपिक है विशेष ग्राम सभा महिला सभा का आयोजन। विशेष ग्राम सभा महिला सभा का आयोजन। देखो महिला सभा का आयोजन की बात करें तो केंद्र सरकार ने 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा और महिला ग्राम सभा आयोजन का निर्देश दिया था। अब भाई पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक पीढ़ी विषय जो है ये पीढ़ी समानता, महिलाओं के अधिकार की प्राप्ति यानी जो जनरेशन इक्वेलिटी और रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स,
इसके अंतर्गत बात करी है। और साथ में इसके अतिरिक्त जो सभी ग्राम पंचायतों में 8 से 22 मार्च 2020 तक महिला और बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार पोषण पखवाड़ा भी आयोजित करने को भी कहा गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोषण पखवाड़ा के बारे में। ठीक है, अब ग्राम सभाओं और महिला जो सभाओं के आयोजन से संबंधित कुछ विषय रहे हैं। तो जैसे पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार इन विशेष ग्राम सभाओं और महिला सभाओं का जो आयोजन है वो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, जैसे कि आंगनबाड़ी हो गया, आशा हो गया, सखी हो गया, तो इसके सहयोग से किया जाएगा। ग्राम सभाओं में पोषण, पंचायत, भूमि अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए समान अवसर जैसे विषयों पर विमर्श किया जाना है। विशेष ग्राम सभाओं में लिंग निर्धारण जांच पर पाबंदी, लड़की के जन्म पर समारोह के तौर पे मनाने और सभी महिलाओं के लिए जो प्रसव पूर्व जो देखभाल है, नवजात देखभाल से संबंधित कुछ विषयों पे चर्चा होनी है। इन विशेष ग्राम सभाओं में प्रत्येक लड़की के लिए उचित देखभाल, पौष्टिक आहार, टीकाकरण, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके घर और स्कूल में सुरक्षित माहौल पर ध्यान देने की बात कही गई है। उन्हें स्कूली शिक्षा पर पूरी तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब भाई पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाओं की भूमिका क्या है, इसके भी बारे में थोड़ा सा बात करी गई है। कहा गया है कि भाई सामुदायिक सक्रियता को बढ़ाने के उद्देश्य से समुदाय के व्यवहार परिवर्तन के जो अग्रदूत के तौर पे काम करने और पंचायती राज सभाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाए। वहीं 73वें संशोधन में ग्रामीण सुशासन को जो है स्वायत्तता प्रदान की गई और शासन संचालन को आम जनमानस के निकट ला दिया गया है। इस संशोधन में महिलाओं को पंचायतों में 1/3 जो आरक्षण भी प्राप्त हुआ है। अब तक 20 राज्यों ने जो पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ा करके 50% तक करने के लिए कानून भी पारित कर दिया है। और इसके परिणाम स्वरूप करीब 30 से 31 लाख महिलाओं जो निर्वाचित प्रतिनिधियों में से आप देखोगे कि करीब 13 लाख के आसपास यानी 45.2% महिलाएं हैं। इनमें से कुछ सामाजिक तौर से पिछड़े समूहों से हैं, अब नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में हैं। हालांकि इसमें से देखो ना ग्राउंड लेवल पे बहुत इशू है। ग्राउंड लेवल पे कैसे इशू है, अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं कि देखो ठीक है आपने 50% दे दिया है आरक्षण, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी लोकल गवर्नेंस में बढ़ गई है, लोकल गवर्नमेंट में बढ़ गई है, लोकल प्रशासन में बढ़ गई है, लेकिन क्या एक्चुअल में ये प्रशासन वही कर रही है? ऐसा तो है नहीं है। प्रधान कोई और है, उनके हस्बैंड प्रशासन कर रहे हैं या उनके भाई प्रशासन कर रहे हैं या उनके बेटा प्रशासन कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ बस महिलाओं, मैंने देखा है 45% महिलाओं में से आप ये समझ लो कि 45% जो ये महिलाएं हैं इनका 100% कर लो और 10% महिलाएं होंगी जो सक्षम होंगी। मतलब देखो सक्षम सभी हैं लेकिन जो एक्चुअल में शासन करती होंगी, बाकी 90% महिलाएं वो स्वयं शासन नहीं करती हैं। उनके लिए बताया ना कि जैसे हस्बैंड, आपने देखा होगा जब चुनाव इलेक्शन वगैरह होता है तो कई बार ऐसी चीजें देखने को आती हैं कि फला की पुत्री, फला की बहू, फला की बेटी, मतलब वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल अपना चेहरा नहीं बनाती हैं, अपना चेहरा नहीं बनती हैं। इससे क्या होता है कि एक्चुअल में इससे भागीदारी इंश्योर नहीं होती है, भागीदारी महिलाओं की इंश्योर नहीं होती है। तो सरकार को ऐसा कोई ना कोई प्रबंध करना पड़ेगा और ये प्रबंध तभी पॉसिबल है जब आप सभी को क्या कर दो कि सभी को, महिलाओं को, मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि उनके लिए विशेष जैसे शिक्षा हो गया, उनके लिए विशेष स्कूल हैं और एक मिनिमम क्वालिफिकेशन इंश्योर कर दो। ठीक है, देखो मैं डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन बहुत सारे जो राज्य हैं उसमें से मिनिमम क्वालिफिकेशन इंश्योर की जा रही है। हालांकि देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो चलो ठीक है इंश्योर कर दो, इससे होना चाहिए, लेकिन एक निश्चित टाइम पीरियड देने के बाद सभी को बोला जाए कि भैया अभी भी आपके पास टाइम है, जो प्रौढ़ शिक्षा है, जो वृद्ध शिक्षा है, इसको बढ़ावा दिया जाए और 5 साल 7 साल के बाद इसे लागू किया जा सके। क्यों? क्योंकि एक मौका तो मिलना चाहिए ना कि मान लो जो महिलाएं एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, मान लो 10th की बात कर रहे हैं, अब कुछ ऐसा लर्निंग सिस्टम, ये दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करो ताकि जो महिलाएं वाकई में नहीं भी पढ़ पाई हैं तो उन्हें वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10th 12th तो पास कर जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी डेमोक्रेसी भी हेल्दी होगी और एक्चुअल में ये अपने अधिकारों के बारे में, अपने एम्पावरमेंट के बारे में, सारी चीजों के बारे में जान सकेंगी। तो इसमें से ये कदम उठाने चाहिए। ठीक है,
ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन मैंने कर दिया है। ठीक है, हमारा जो अगला उच्चतम न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय का फैसला और चुनाव सुधार से संबंधित, तो इसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूं, लेकिन अनुच्छेद 129, 142 और इससे संबंधित कुछ और मैटर हम कल की क्लास में डिस्कस। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।